हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के माध्यम से हम यूपीएससी मेंस के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने यूपीएससी प्री का सिलेबस आपको दिया गया था, जिसके अंतर्गत आपको प्री के बारे में बताया था कि किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होता है और प्री का एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है, कितने नंबर का होता है, कौन सा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो सभी के बारे में आपका बताया गया था। आज जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है यूपीएससी मेंस के सिलेबस के बारे में, और इसके अंतर्गत ये सब बताया जाएगा कि मेंस का एग्जाम किस तरीके से होता है, कितने पेपर होते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, कौन सा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ओवरऑल आपको यूपीएससी मेंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया जाएगा और यूपीएससी के मेंस के पैटर्न के बारे में बात की जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आपको बता दें कि ये जो सिलेबस है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे जिसको भी हिंदी में देखना है सिलेबस तो वो हिंदी में देखे, जिसको इंग्लिश में देखना है तो वो इंग्लिश में देखे। और अभी हम प्रेजेंट में आपको हिंदी में ही बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस का एक ओवरव्यू है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो पेपर होता है वो कितने पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। फिर पेपर के बाद ये जानेंगे कि कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन सा पेपर कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले एग्जाम के फॉर्मेट को जान लेते हैं कि आपका ये मेंस एग्जाम जो होता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जिसमें वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज यानी कि एक इंडियन लैंग्वेज होगी, जो आपकी जो 8 अनुसूची के अंतर्गत यानी कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी लैंग्वेज आती है उनमें से एक लैंग्वेज में आप किसी भी लैंग्वेज में अपना निबंध लिख सकते हैं। यानी कि ये कंपलसरी नहीं है कि आपको सिर्फ हिंदी में ही लिखना है। इसको आपको आप जो भी लैंग्वेज में परफेक्ट है आप उस लैंग्वेज में इसमें निबंध लिख सकते हैं। फिर आपका दूसरा पेपर जो होगा वह इंग्लिश का होगा, वो भी 300 मार्क्स का होगा। तो मार्क्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसमें जो पेपर होगा आपके टोटल कितने नंबर के होते हैं। जिसमें आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है, पेपर ए, पेपर बी के अंतर्गत आपका हिंदी और इंग्लिश यानी कि मल्टी लैंग्वेज, और आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो 300 नंबर का होगा। तो ये दोनों पेपर जो है वह क्वालिफाइंग नेचर मतलब कि क्वालिफाइंग पेपर है। फिर आते हैं हम जो जिनसे पेपर से मेरिट बनती है, उसके अंतर्गत आपके जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और निबंध का पेपर, साथ ही साथ आपके ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो ये सब पेपर जो होते हैं वो आपके 250 नंबर के होते हैं, और आपके जो क्वालिफाइंग पेपर है वो 300 नंबर के होते हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो इसमें जो आपका पेपर फर्स्ट है, जैसे कि पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आता है ऐसे ऐसे ही आपका होगा 250 नंबर का। अभी डिटेल में आपको सिलेबस के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके से कौन से एग्जाम में मतलब कि कौन से पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे, मतलब कि क्या सिलेबस है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो पेपर सेकंड जो है जनरल स्टडी फर्स्ट के अंतर्गत रहेगा, जिसमें आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी और वर्ल्ड एंड सोसाइटी के बारे में होंगे इसमें क्वेश्चन आपके। पेपर थर्ड में आपका जनरल स्टडी सेकंड का पेपर होगा, जो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित हो जाएगा, जो टोटल 250 नंबर का होगा। पेपर फोर्थ यानी कि जनरल स्टडी का जो थर्ड पेपर आता है वो आपका 250 नंबर का होगा। इसमें आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक होंगे। फिर आते हैं पेपर फिफ्थ की ओर और जनरल स्टडी के सिक्स पेपर फोर्थ पेपर की ओर, जिसमें 250 नंबर का होता है, जो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से संबंधित ये इसमें टॉपिक होंगे। और आपका जो पेपर सिक्स आता है उसमें आपके ऑप्शनल पेपर फर्स्ट और ऑप्शनल पेपर सेकंड होते हैं, मतलब कि दो पेपर होते हैं, और ये दोनों जो होंगे 250-50 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से एक ग्रांड टोटल दोनों का देखते हैं तो 250 मतलब कि जो 250 200 जैसे दो क्वालिफाइंग पेपर हो गए आपका हिंदी इंग्लिश यानी मल्टी लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, आपका 300 नंबर का, और आपके जितने भी 7 पेपर होते हैं जिसमें 4 आपके जीएस के, 2 ऑप्शनल पेपर, एक निबंध का पेपर को मिलाकर टोटल ओवरऑल आपका 1750 नंबर का होता है। और आपका जो पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू जो होता है वह 275 नंबर का होता है। तो इस तरीके से आपका टोटल जो पेपर में जो मार्क्स होते हैं वह 2225 मार्क्स का होता है, जिसमें इंटरव्यू 275, मेंस 1750 होता है। और आपके मेरिट वाइज जो पेपर आते हैं वो आपका निबंध, 4 पेपर जीएस के, और आपका 2 ऑप्शनल पेपर। तो इस तरीके से मिला के टोटल 7 पेपर होंगे।
और इस पे आपका 2 क्वालीफाइंग पेपर होंगे, तो ये ओवरऑल आपके 9 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं। और इस पे जो आपके मार्क्स है 1750 पूरे का है, और इसमें जो पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू के 275 मार्क्स जोड़ के 2025 से टोटल मार्क्स होते हैं, उन पर आपका सिलेक्शन होता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो लैंग्वेज के अंतर्गत देखा जाए तो ये क्वालिफाइंग नेचर का आपको पहले ही बताया हुआ है। चलिए तो इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारा पहला जो सिलेबस मतलब कि पहला जीएस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कौन-कौन सी टॉपिक होती है, जिसमें आपका विश्व और समाज का इतिहास, विरासत, भूगोल और संस्कृति आती है, ये आपके टॉपिक हैं। अब इन टॉपिक को हमने एक नीचे बिंदुवार दिया गया है, मतलब कि पूरा नीचे डिटेल में दिया गया है। तो चलिए जान लेते हैं इन टॉपिक के अंतर्गत कौन-कौन से सब टॉपिक हैं जिसमें आपके इसमें सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आता है प्राचीन काल से आधुनिक समय तक के कला रूपों, साहित्य, वास्तुकला की प्रमुख विशेषताओं को शामिल किया गया है। तो इसमें क्या शामिल किया गया है? आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक की जो कला रूप है, साहित्य है, वास्तुकला है, इन सब के बारे में प्रमुख विशेषताओं के बारे में शामिल किया गया है। आधुनिक भारतीय इतिहास में वह 18वीं शताब्दी से मध्य से लेकर अब तक की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व मुद्दे इसमें शामिल हैं। फिर आते हैं स्वतंत्रता संग्राम में देश के विभिन्न भागों में विभिन्न चरण, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता और योगदान के बारे में जानेंगे। यानी कि आपका पूरा हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के जो एंशिएंट से मॉडर्न इंडिया तक हो गया। फिर नेशनल मूवमेंट आता है जिसमें 18वीं सदी के मध्य से लेकर अब तक की जो भी घटनाएं उनके बारे में व्यक्तित्व और मुद्दे से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। स्वतंत्रता संग्राम यानी कि नेशनल मूवमेंट में के जो विभिन्न चरण हैं, जो आपका उग्रवादी, उदारवादी और गांधीवादी, ये तीनों चरण हैं, उस टाइम पे जो महत्वपूर्ण योगदानकर्ता और उनके योगदान के बारे में जानेंगे। फिर आपकी स्वतंत्रता के बाद देश के एकीकरण और पुनर्गठन, जो आपका 1947 को जब देश आजाद हुआ था, उसके बाद से किस तरीके से देश में एकीकरण की प्रक्रिया रही, किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तो इनके बारे में आपके टॉपिक आएंगे। फिर आती है 18वीं शताब्दी की घटनाओं में, जैसे कि ये विश्व के इतिहास के संदर्भ में आपकी आएंगी। जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, विश्व युद्ध हुआ, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण, उपनिवेशीकरण और उपनिवेशवाद विरोध, साथ ही राजनैतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और अन्य उनकी अभिव्यक्तियां और सामाजिक प्रभाव इसके अंतर्गत होंगे। तो इस तरीके से ये विश्व इतिहास से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब चलते हैं हम सोसाइटी की ओर। तो इसमें सोसाइटी से संबंधित जो टॉपिक आते हैं, जैसे भारतीय समाज की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिलाओं का संगठन, जनसंख्या संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक चुनौतियां, शहरीकरण संबंधित समस्याएं और समाधान। तो इस तरीके से आपकी सोसाइटी से क्वेश्चन होंगे। और सोसाइटी का मतलब कि भारत में वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभाव के बारे में, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक सशक्तिकरण। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये सोसाइटी यानी कि सोशल इश्यूज से संबंधित ये आपके प्रमुख टॉपिक होंगे। पहले के जो टॉपिक रहे हैं, यानी कि इसमें 3 सेक्शन लिए गए हैं। एक सेक्शन आता है आपका हिस्ट्री, दूसरा आता है सोशल इश्यू और तीसरा आता है आपका ज्योग्राफी। यानी कि विश्व के महत्वपूर्ण भौतिक भूगोल के अंतर्गत विशेषताओं को देखना है। विश्व भर में जो प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण हुआ है, जिसमें दक्षिण एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप सहित प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र के औद्योगिक और वैश्विक स्तर पर अवस्थित स्थानों के निर्धारित तत्व इसमें दिए गए हैं, जो भारत की सहायता आपको बताना है। फिर हम चलते हैं और भी महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जैसे कि उनका स्थान, वनस्पति, जंतु के साथ साथ जल निकायों, हिमखंडों में होने वाले परिवर्तन और ऐसे परिवर्तनों का प्रभाव देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण भूगोलिकीय घटनाओं में भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधि, चक्रवात आदि शामिल होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपके पेपर फर्स्ट यानी कि जीएस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत एक प्रमुख टॉपिक है, जिसमें आपका हिस्ट्री कवर होगा, आपका समाज यानी कि सोशल इशू से रिलेटेड टॉपिक कवर होंगे, और आपका विश्व इतिहास के साथ साथ भूगोल को कंप्लीट किया जाएगा, जो जीएस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आपके मेजर टॉपिक होते हैं। अब आते हैं पेपर सेकंड के अंतर्गत। आपको बता दें कि जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी हो या यूपीपीसीएस की तैयारी हो या फिर जितने भी स्टेट पीसीएस की तैयारी है, ओवरऑल किसी भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके पहले आपको उसका सिलेबस जानना जरूरी हो जाता है। अब इसमें यूपीएससी में आपका प्री मेंस दोनों एग्जाम होते हैं। अब प्री के बाद आपको कम ही टाइम मिलता है कि आप मेंस की तैयारी करने की, तो आप मेंस की तैयारी कर लेते हैं
और मेंस के सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको प्री निकालना तो आसान हो ही जाता है, साथ ही साथ आपकी एक समझ भी विकसित हो जाती है। जो आपके लिए कम टाइम दिया रहता है, मतलब कि जो 3 महीने का टाइम 2.5 से 3 महीने का टाइम मिलता है मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो उस टाइम पे आप सिर्फ़ प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है और आपके मेंस में क्वालीफाई होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ़ आपको प्रैक्टिस करनी होती है। तो अभी आप 2025 और 2026 के लिए जिस तरीके से टारगेटेड है, आप 2026 की कर रहे हैं, तो आप अभी मेंस पर ही फ़ोकस कीजिए। आप 2025 के लिए कर रहे हैं, तो आप 1 महीने के बाद आप प्री पे फ़ोकस हो जाइएगा। अभी आप मेंस के पे टॉपिक डिटेल में पढ़ सकते हैं, कि जनवरी तक तो पढ़ ही सकते हैं, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल आप 3 महीने आप प्री का पढ़ें। तो जिससे ये रहेगा कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा। सिलेबस के साथ-साथ ये हो जाएगा कि आपका प्री ओरिएंटेड पढ़ने से आपके जो मतलब कि मॉक क्वेश्चन की जो लगाने की एक टेंडेंसी है, उसमें भी सुधार होता है और एक प्रैक्टिस होती है। तो आप जनवरी तक आप मेंस पढ़ सकते हैं और अभी आपका 11 जनवरी है, तो 11 जनवरी का भी आपको 19-20 दिन और भी मेंस का फ़ोकस करके पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आते हैं आप 2026 वाले, तो अभी मेंस ही पढ़े जिस तरीके से सिलेबस बताया गया है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखें, टॉपिक को समझें, क्या किस तरीके का टॉपिक पूछा गया है। तो इन सब के बारे में एक डिटेल एनालिसिस के तौर पर ध्यान दें, क्योंकि मेंस के सिलेबस को आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में निकालने से कोई नहीं जो वो हो सकता है कि आप कोई भी एक मतलब कि आप बैठे हुए एग्ज़ाम में और आपसे नहीं बने। तो आपको सिलेबस को जानना है, प्रीवियस ईयर जो पेपर है, उनको देखना है, क्योंकि सिलेबस के साथ-साथ प्रीवियस ईयर पेपर का भी मेजर रोल हो जाता है। क्योंकि आपने सिलेबस दे दिया, जो आयोग के द्वारा दिया गया है, साथ ही आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, तो उससे ये हो गया। तो आपको ये हो गया कि आपका ये टॉपिक इसमें दिया गया है, तो आपका जो मतलब कि इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपने लास्ट 5-6 साल के पेपर देख लिए, तो उससे ये हो जाएगा कि आपकी 40 या 50% तो तैयारी हो ही गई। यानी कि आपको बस डायरेक्शन तो मिल गया, बस आपको ये है कि कंटेंट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो जो कंटेंट है, आपको उस कंटेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। अब चलिए चलते हैं आईएएस की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन के पेपर सेकंड की ओर, जिसमें आपको राजनीति, शासन, संविधान, सामाजिक न्याय और अंतर संबंध विषयों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत आपके पहला टॉपिक आता है कि भारतीय संविधान की मूल संरचना, विशेषताएं, संशोधन, प्रमुख प्रावधान और ऐतिहासिक संदर्भ इसके अंतर्गत दिए गए हैं। संघ और राज्यों के कार्य, कर्तव्य, संघीय प्रणाली की समस्याएं और कठिनाइयां और स्थानीय स्तर पर प्राधिकार और संसाधनों के हस्तांतरण में क्या बाधा है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। विभिन्न अंगों, संघर्ष समाधान प्रक्रियाओं और संस्थाओं के बीच शक्ति पृथक्करण का होना, भारतीय संवैधानिक संरचना, अन्य देशों की प्रणालियों की तुलना होना, संसद, राज्य विधानमंडलों की संरचना, प्रशासन, व्यावसायिक प्रथाएं, शक्तियां, विशेषाधिकार और उनसे क्या उत्पन्न चुनौतियां हैं, उनके बारे में प्रश्न होंगे। सरकारी मंत्रालयों एवं विभागों, दबाव समूह, संगठनों एवं औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा राजनीति में उनका क्या उद्देश्य है, इनसे रिलेटेड प्रश्न होंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन, संचालन के बारे में, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, विभिन्न संवैधानिक निकायों में नियुक्ति तथा उनसे संबंधित कर्तव्य एवं दायित्व से संबंधित, वैधानिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक एजेंसियां जैसे कई क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी हस्तक्षेप और इन हस्तक्षेपों की योजना और निष्पादन से उत्पन्न समस्याएं आती हैं। विकास प्रक्रियाओं और विकास उद्योग में गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विविध समूहों और संघों, वित्त पोषण, दानार्थ संस्थानों और संस्थागत एवं अन्य हितधारकों की भूमिका के बारे में, संघीय सरकार और अलग-अलग राज्यों द्वारा जनसंख्या के सबसे कमजोर समूहों के लिए लागू किए गए कल्याणकारी कार्यक्रम, साथ ही इन कमजोर समूहों के जीवन को सुरक्षित रखने, सुधार करने के लिए बनाए गए इन कार्यक्रम, संस्थानों, कानूनों और अन्य संगठनों की प्रभावशीलता के बारे में, सामाजिक क्षेत्र तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन सेवाओं के विकास और एवं उनसे प्रशासन से संबंधित मुद्दे होंगे। मुख्य भूख एवं गरीबी से संबंधित मुद्दे होंगे। पारदर्शिता और जवाबदेही शासन के महत्वपूर्ण घटक जैसे कि ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, उपलब्धियां, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही तथा संस्थागत और अन्य माप इसके अंतर्गत आते हैं। लोकतंत्र में सिविल सेवा का क्या कार्य है, इसके बारे में, भारत में अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों के बारे में, द्विपक्षीय, त्रिक्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और उसके हितों को प्रभावित करने वाले समूह और उनके समझौते के बारे में, विकसित और विकासशील देशों की नीतियों, राजनीतिक का भारत और एवं प्रवासी समुदाय के हितों पर क्या प्रभाव है, और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, एजेंसियां और मंच और उनकी संरचना एवं उद्देश्य से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से आपका जीएस पेपर सेकंड का सिलेबस
आता है, जिसमें आपका कौन-कौन से टॉपिक कवर होते हैं? भारतीय शासन, राजनीति, संविधान, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध हिस्से के अंतर्गत टॉपिक कवर होते हैं। अब चलते हैं हम जीएस पेपर थर्ड की ओर, जिसमें आपके विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, रक्षा, आपदा प्रबंधन और प्रकृति के विषयों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपका पहले नंबर पर आता है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें नियोजन, संसाधन जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार संबंधी कठिनाइयां इसमें शामिल हैं। समावेशी विकास और इससे उत्पन्न समस्याएं होंगी। सरकार का बजट बनाने से लेकर प्रश्न होंगे आपके। प्रमुख फसलें जैसे कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में फसल पद्धति, विभिन्न प्रकार की सिंचाई एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादों के भंडारण, परिवहन, विपणन की चुनौतियां एवं संबंधित सीमाएं, किसानों की प्रौद्योगिकी का उपयोग इसके अंतर्गत आता है। बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष किसी सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में चिंताएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्य, संसाधनों कमियां, प्रौद्योगिकी मिशन और पशुपालन और अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित क्षेत्र में आते हैं उनका आकार, महत्व, वे कहाँ हैं, ऊपर और नीचे स्तर पर क्या आवश्यक है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के बारे में होगा, भारतीय भूमि सुधार के बारे में, उदारीकरण के आर्थिक निहितार्थ, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, इनका औद्योगिक क्षेत्र में विस्तार का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में। बुनियादी ढांचे में बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे और रेल मार्ग जैसी चीजें शामिल होंगी। निवेश के लिए मॉडल होगा। फिर इसके अंतर्गत आएंगे हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सफलताएं और उनका उपयोग कैसे किया जाता है और वे दैनिक जीवन को कैसे प्रभाव डालते हैं। भारतीयों द्वारा की गई विज्ञान को तकनीकी प्रगति, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण तथा नई प्रौद्योगिकी का सृजन होना, बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ आईटी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, प्रदूषण, पर्यावरण क्षरण एवं संरक्षण, आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन, उग्रवाद के विकास एवं प्रसार के लिए संबंध, घरेलू सुरक्षा की समस्याओं में गैर राज्य और बाहरी राज्य तत्वों का योगदान होना, संचार नेटवर्क द्वारा आंतरिक सुरक्षा के उत्पन्न खतरे और ऐसे खतरों में मीडिया, सोशल मीडिया की भूमिका, साइबर सुरक्षा के मूल सिद्धांत, धन शोधन और इसकी रोकथाम इसके अंतर्गत आएंगे। सुरक्षा मुद्दे और सीमावर्ती क्षेत्रों में उनका प्रबंधन कैसे करें, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध होना, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां और संगठनों के बारे में के कार्य के बारे में आपसे इससे क्वेश्चन आएंगे। अब चलिए जेएस पेपर फोर्थ की ओर, जो आपका टॉपिक कवर करता है सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा से संबंधित मामलों के प्रति। इसमें उम्मीदवारों के जो दृष्टिकोण, उनके दृष्टिकोण के आकलन के अनुसार इसमें प्रश्न होते हैं, जिसमें विभिन्न सामाजिक कुरीतियों और विवादों से निपटने के दौरान समस्या समाधान के लिए उनकी क्या नीति है, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। और साथ ही साथ इन तत्वों को निर्धारित करने और क्षेत्र को कवर करने के लिए केस स्टडी दृष्टिकोण के उपयोग कर सकते हैं, तो इसके रिलेटेड आपके आएंगे। अब नैतिकता और मानवीय अंतःक्रिया से रिलेटेड आपका ये टॉपिक है, जिसके अंतर्गत ये सब टॉपिक दिए गए हैं कि लोगों में नैतिक व्यवहार के उद्देश्य, कारक, परिणाम, नैतिकता के आयाम और व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक दोनों स्थितियों में नैतिकता का अनुप्रयोग होना, मूल्यों को स्थापित करने में परिवार, समुदाय, शैक्षणिक संस्थानों का महत्व मानवीय मूल्यों के अध्ययन में देखा जाता है और महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन और शिक्षाओं से शिक्षा प्राप्त करता है। नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव होना, अनुनय दृष्टिकोण के सभी पहलू जिसमें इनकी सामग्री शामिल है, संरचना, समारोह, अनुभूति और व्यवहार से संबंध होना, सिविल सेवा, योग्यता और मूल्य सिद्धांतों में ईमानदारी शामिल है, जिसमें निष्पक्षतावाद, गैर पक्षपात, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति समर्पण, समानुभूति, सहनशीलता, कमजोर समूहों के प्रति करुणा होना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा और उनके लाभ एवं शासन में प्रशासन में उपयोग में कि भारत और विश्व भर में नैतिक दार्शनिकों और विचारकों का योगदान, लोक प्रशासन में लोक सेवा, मूल्य एवं नैतिकता, स्थिति और मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, वित्त पोषण में से जुड़े जो नैतिक मुद्दे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। कॉर्पोरेट प्रशासन, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून, नियम, विनिमय और विवेक, जवाबदेही और नैतिक शासन के अंतर्गत टॉपिक शामिल हैं, जिनमें शासन में ईमानदारी में सार्वजनिक सेवा का प्रचार शामिल है, शासन और अखंडता के दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना साझाकरण और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, आचार संहिता और आचरण, नागरिक चार्टर, कार्यस्थल संस्कृति, सेवा वितरण की प्रभावशीलता, सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग, भ्रष्टाचार से उत्पन्न चुनौतियां, इसके अंतर्गत ये प्रमुख मेजर टॉपिक आते हैं। और उपयुक्त चिंताओं पर इसमें केस स्टडी भी आपको दी गई होगी, जिसके अंतर्गत आपको कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से आपका जीएस पेपर फोर्थ आता है। तो अभी तक हमने जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बारे में जाना। अब जानते हैं कि यूपीएससी पाठ्यक्रम जो 2025 है
उसके लिए निबंध पत्र के लिए जैसे कि निबंध पत्र में दिया गया है कि उम्मीदवारों से कई तरह के विषयों पर निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, जिन्हें आपको संक्षेप में लिखना होगा और निबंध के विषय पर ही बने रहना होगा। यानी कि जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, उसी टॉपिक के अंतर्गत आपको निबंध लिखना है। उसमें अपने विचारों को व्यवस्थित करने की आपसे अपेक्षा की जाएगी, यानी कि जिसमें टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें आप क्या विचार रखते हो उस टॉपिक में, उसमें आपको अपने विचार देने होंगे। निबंध उन पेपर में से एक होगा जहां उम्मीदवार बेहतर स्कोर कर सकते हो और सावधानीपूर्वक अपनी रैंक में सुधार कर सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा टॉपिक है, यानी कि एक ऐसा पेपर होगा जिसमें आप अपनी रैंक में सुधार कर सकते हो। और ऐसे दो निबंध के पेपर को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रत्येक में 4 विषय हैं और आपके द्वारा जो निबंध लिखा जाता है वह 250 अंकों के लिए 125 अंक प्राप्त करता है। मतलब कि इसमें 125 अंक प्राप्त किया जा सकता है। अब आता है भाषा पत्रों की संरचना के बारे में कि अभ्यर्थियों को हर संभव तरीके से स्पष्ट और सही ढंग से जांचने के लिए भाषा के प्रश्न पत्रों के विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है। जैसे कि निबंध में 100 अंक में, पठन बोध में 60 अंक का, सारांश लेखन 60 अंक का है। कुछ अनुवाद पूछे जाते हैं जो अंग्रेजी से अनिवार्य भाषा जैसे हिंदी में 20 अंक का और अनिवार्य भाषा से अंग्रेजी में 20 अंक का। व्याकरण और बुनियादी भाषा का प्रयोग 40 अंक के तहत इसमें किया जाता है। और भाषा पत्रों के पैटर्न इस तरीके से होते हैं जैसे कि दिए गए अनुच्छेद का समझना, संक्षिप्त लेखन होना, उपयोग और शब्दावली होना, लघु निबंध लिखना और अंग्रेजी से भारतीय भाषा के में और इसके विपरीत अनुवाद यानी कि भारतीय भाषा से अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन करना है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आप मुख्य परीक्षा में बैठते हो और मुख्य परीक्षा में पेपर 4 होते हैं, यानी जीएस के पेपर 4 और मुख्य परीक्षा को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम आगे की ओर देखते हैं। जैसे कि वो ये यूपीएससी वैकल्पिक पाठ्यक्रम, यानी कि अभी हमने जीएस पेपर फर्स्ट से आपका 4th तक जाना, निबंध का जो एक पेपर होता है उसके बारे में जाना। अब जानते हैं वैकल्पिक पाठ्यक्रम। वैकल्पिक पाठ्यक्रम यानी कि जो आपका ऑप्शनल पेपर होता है उसमें पेपर 6 और 7 होते हैं, जो अनिवार्य और वैकल्पिक दोनों इसमें शामिल होते हैं। एक पेपर उम्मीदवारों के महत्वपूर्ण होता है, इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो और इसमें स्नातक विषय हो या किसी विषय के लिए रुचि के विषय हो सकते हैं। यानी कि आपको ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपका किस पेपर में इंटरेस्ट है। आप उसी हिसाब से अपना ऑप्शनल पेपर चुन सकते हैं। चाहे आपने जैसे कि ग्रेजुएशन किया हो या पीजी किया हो, तो आप उस पे जो सब्जेक्ट लिए रहे हो, उस सब्जेक्ट को भी चुन सकते हैं, या फिर आपको पढ़ते-पढ़ते इंटरेस्ट आ गया हो किसी पेपर में, तो आप उस पेपर को अपना ऑप्शनल पेपर बना सकते हैं। बस ये है कि आपकी ऑप्शनल पेपर में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। वैकल्पिक विषय का एक व्यापक पाठ्यक्रम माने कि इसका एक बहुत ही बड़ा पाठ्यक्रम होता है। मतलब कि जब आप जो भी ऑप्शनल पेपर पढ़ते हैं, तो उसका आप पाठ्यक्रम देखिएगा कि आपका कोई किस तरीके का पाठ्यक्रम पूछा जाता है। प्रत्येक वैकल्पिक विषय के लिए उम्मीदवारों को मतलब कि निर्णय लेने से पढ़ना चाहिए। मतलब कि आप खुद ही निर्णय लें कि आपके लिए पेपर कौन बेहतर है, आप किस लैंग्वेज में। और लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप हिंदी लिख में अच्छे से लिख सकते हैं या इंग्लिश में अच्छे से लिख सकते हैं। तो उस एग्ज़ाम देने के पहले ये सब चीज़ें आपको सोचनी होंगी कि आपको किसमें आप एक सर्वश्रेष्ठ मतलब कि सबसे अच्छा कौशल रखते हैं। तो उसी के हिसाब से आपको ये ऑप्शनल पेपर भी लेना है और उसके साथ अपने विषय का मतलब कि मीडियम का भी चयन करना है। और यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आपको एक तैयारी के लिए एक आवश्यक उपलब्ध संसाधन जिस तरीके से दिए जाते हों और उनके लिए एक तैयारी की एक आवश्यक समझ भी होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये ऑप्शनल पेपर है, तो आपके इस यूपीएससी मेंस के सिलेबस के बारे में जाना। और ये आपका इंग्लिश में पूरा दिया गया है, तो आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। जो भी इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, तो इसमें आपको पढ़ सकते हो और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर मिलेगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करें। और अगर आपने इसके पहले का जो भी हमारा प्री का यूपीएससी प्री का सिलेबस का वीडियो दिया हुआ है, अगर वो आपने नहीं देखा है, तो वो भी देखें, क्योंकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट सिलेबस की तो व्यापक समझ होनी ही चाहिए। फिर आपका एक-एक करके जिस तरीके की आपकी डिमांड होगी, उसके अकॉर्डिंग आपके टॉपिक को लाया जाएगा। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।